नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, जहाँ पर किसी विवाहिता की मौत हो जाती है ससुराल में और अगर लड़की पक्ष वाले अगर लड़के पर आरोप लगाते हैं या उनके घर वालों पर आरोप लगाते हैं कि तुमने मेरी बेटी की मौत में तुम शामिल थे या इनकी जो मौत हुई है वो नेचुरल नहीं हुई है, जहाँ पर जहर दे के मारा गया है या तुमने इन्हें हत्या के लिए उकसाया है। इस तरह से बहुत सारे आरोप लड़के पक्ष पे लगाते हैं। अब एक ऐसा ही मामला आपके समक्ष रखने वाली हूँ जहाँ पर लड़की पक्ष यानी कि लड़की के पिता के द्वारा लड़के के घर वालों के ऊपर 498 ए का आरोप लगाया है और साथ में 302 का भी यहाँ पर मामला दर्ज हुआ। आखिर पूरा मामला है क्या? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 498 ए का आरोप लगाया है या 302 के तहत मामला दर्ज है तो हो सकता है ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी काम आए आपके केस में, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और आप सभी से निवेदन करूंगी कि अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक पेज अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझसे वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं। और क्योंकि कानूनी जानकारी होना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और अभी जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं उन सभी से मैं निवेदन करूंगी कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे संपर्क कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मामला था 15 अगस्त 1998 का, जहां पर एक महिला के पेट में इतना गंभीर दर्द हुआ कि उसका पति उसे नज़दीक के हॉस्पिटल लेके गया और वहां पर उस महिला की मौत हो जाती है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब क्योंकि इलाज के दौरान मौत हुई है तो पूरा वहाँ पर जांच की गई। जब जांच हो रही थी तो लड़की के पिता के द्वारा ये कहा गया कि देखिए, जो मेरी बेटी थी, मेरी बेटी पर उसकी ननद के द्वारा हमेशा दहेज की मांग वो करती थी, उत्पीड़न करती थी। और यहाँ पर उनका ये कहना था कि मेरी बेटी को जो जहर दिया गया है वो उसकी ननद के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आईपीसी के सेक्शन 498 ए और 302 के तहत मामला दर्ज करवाया गया। देखिए, इलाज के दौरान उस महिला की मृत्यु हो गई, उसका पति उसको लेकर नज़दीक के अस्पताल लेके गया, लेकिन जब याचिकाकर्ता यानी कि लड़की के पिता ने आरोप लगाया तो वहाँ पर जांच हुई। जांच जब हुई तो इसके बाद मजिस्ट्रेट ने धारा 174 सीआरपीसी के तहत आदेश दिया कि यहाँ पर आईपीसी की धारा 498 ए और 302 के तहत मामला दर्ज करवाया गया। याचिकाकर्ता ने ये कहा था कि मेरी बेटी पर उसकी ननद का नाम था अमीना, उसने जहर दिया। और आरोप में ये भी कहा गया कि ये जो आपराधिक मामला जो दर्ज हो रहा है यहाँ पर वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी बेटी पर उसकी ननद अमीना के द्वारा दहेज की मांग की जाती थी और उत्पीड़न किया जाता था और उसे हमेशा जब से विवाह हुआ है तब से क्रूरता का सामना करना पड़ रहा है। अब एक ननद जिस पर आरोप लगाया गया है 498 ए के तहत और 302 के तहत, जहां पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ननद ने ही यहां पर जहर दिया और जहर की वजह से मेरी बेटी की मौत हो गई। अब क्योंकि पेट में दर्द था, अस्पताल लेके गया उसका पति और वहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन आरोपी बन गई अमीना यानी कि ननद। देखिए, जब 19 अगस्त 2002 में अपने एक आदेश में चूरू के राजगढ़ स्थित न्यायालय में अमीना को इस आधार पर बरी कर दिया गया क्योंकि वहां पर उसके खिलाफ कोई भी सबूत प्राप्त नहीं हो पाए। देखिए, अमीना के खिलाफ कोई भी सबूत प्राप्त नहीं हुए, लेकिन याचिकाकर्ता ने अपनी बेटी की लड़ाई जारी रखने की सोची और वो पहुंच गया राजस्थान हाईकोर्ट में। उसने उस आदेश को चुनौती दे दी। अब जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट के समक्ष जब ये मामला प्रस्तुत किया गया तो वहां पर ये कहा गया कि क्या अमीना का आचरण आईपीसी की धारा 498 ए के तहत क्रूरता के अंतर्गत आता है, यानी कि जो ननद है, ननद के ऊपर 498 ए का आरोप जो लगाया था, क्या हम इसे क्रूरता के अंतर्गत कहेंगे? और क्या 302 यानी कि आत्महत्या के उकसाने के लिए 306 है ना, हत्या के लिए होती है 302 और आत्महत्या के उकसाने के लिए सेक्शन होता है 306। आईपीसी के आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत था? जब दो मुद्दे थे यहाँ पर, मुद्दा था एक तो ननद यानी कि अमीना का जो आचरण था वो 498 ए के तहत क्या क्रूरता हम इसे कह सकते हैं, और जो हत्या का आरोप लगाया था 302 और हत्या
को उकसाने के लिए, यानी कि आत्महत्या के उकसाने के लिए एक सेक्शन होता है 306 के आरोपों का समर्थन करने के लिए क्या कोई सबूत था? क्योंकि जहर देने का आरोप लगाया गया था, जहाँ पर ये कहा गया था कि भई इसे उकसाया जा रहा है, जहाँ पर इसने जहर इसको मजबूर किया खाने के लिए और अचानक इसके पेट में दर्द हुआ, अस्पताल लेके गए, गंभीर इसके पेट में दर्द हुआ जिससे इलाज के दौरान मौत हो गई और आरोप लगा दिया ननद पर। ननद जो जिस पर क्रूरता का आरोप लगा दिया और वहाँ पर उसके ऊपर 302 के तहत मामला दर्ज करवा दिया गया। अब क्योंकि वहाँ पर निचली अदालत से बिना कोई सबूत के वो बरी हो गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता के पिता ने उन्हें कहा कि ये मामला वो हाईकोर्ट लेके गए। हाईकोर्ट में जब ये पहुंचा तो कानून के पास 2 मुद्दे थे, 498A का और 302 का यहाँ पर मामला था। देखिए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने अमीना को आरोपों से मुक्ति करने में गलती की है और मामले को फिर से खोला जाए। याचिकाकर्ता के वकील जो थे उन्होंने तर्क दिया कि देखिए, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर के आधार पर जो अमीना के खिलाफ के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो पर्याप्त आधार नहीं थे, यानी कि जो गलती की गई है वहां पर जो गलती हुई है वो जो एफआईआर जब रजिस्टर्ड की जाती है तो वहाँ पर सेक्शन तय किए जाते हैं। तो वहाँ पर कहा कि जो अमीना के खिलाफ आरोप लगाए थे वो वहाँ पर जो सबूत थे आरोप के लिए वो पर्याप्त आधार नहीं था। देखिए, कोर्ट ने बहुत बारीकी से मामला को देखा, पूरे मामले को जब देखा तो वहाँ पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अमीना के खिलाफ 498A आईपीसी के तहत क्रूरता और जो बिल्किस बानो थी उनकी मौत पर जो आरोप लगाए थे वहाँ पर वो सबूत नहीं दे पाए। तब कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई कि देखिए, परिवार के सदस्यों के बीच जिसमें ननद और मृतका के बीच झगड़े शामिल थे, जो नॉर्मल झगड़े हैं ननद और भाभी के बीच में, उस धारा को 498A के तहत क्रूरता हम नहीं मान सकते हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि अगर एक ननद और एक भाभी के बीच में लड़ाई हो रही है तो हम क्या उसे क्रूरता कह सकते हैं? हम उसे नहीं कह सकते। ये रोज जो हमारे घरों में लड़ाइयाँ हैं ये उसकी श्रेणी में आ सकता है, लेकिन 498A के तहत यहाँ पर क्रूरता के रूप में नहीं माना जा सकता है जब तक कि ऐसे कार्य में अवैध दहेज की मांग को पूरा करने के लिए उत्पीड़न पैटर्न के रूप में साबित नहीं किया जा रहा है। जहाँ पर वो साबित ही नहीं कर पाए कि उनकी बेटी के साथ उत्पीड़न हुआ है, ननद ने उत्पीड़न किया है, तो यहाँ पर 498A का जो आरोप लगाया था ननद पे वो बेबुनियाद था। देखिए, कोर्ट ने जब पूरी मामले को बारीकी से देखा तो बारीकी से देखने के बाद अमीना द्वारा जो बिल्किस को जहर देने की बात कही थी वो घटना के 2 साल के बाद लगाए गए थे आरोप, यानी कि जब उस महिला की मौत हो गई थी उस घटना के होने के 2 साल के बाद उस ननद पर आरोप लगा दिया गया था कि इन्होंने उकसाने का काम किया था। क्योंकि वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिल पाए, उकसाने का आरोप में अमीना के पास कोई भी उसके खिलाफ कोई भी वहाँ पर सबूत नहीं था, जिसके आधार पर कोर्ट ने मामले को फिर से खोले जाने की याचिका खारिज कर दी। देखिए, हाईकोर्ट ने जो न्यायालय ने पहले आदेश दिया था वहां पर हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए, इस आदेश को ऐसे ही बरकरार रखा जाएगा जिसमें अमीना को सभी आरोपों से मुक्त किया गया। न्यायमूर्ति यहाँ पर जो थे वो अरुण मांगा जी थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में दहेज मांग या अमीना द्वारा की गई क्रूरता का कोई भी यहाँ पर संकेत नहीं है। केवल तथ्य से हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपस में दोनों के झगड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम इसे 498A के तहत आरोप लगाना यहाँ पर बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। देखिए, कोर्ट ने अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि दहेज उत्पीड़न या जहर देने का कोई भी प्रारंभिक सबूत नहीं है। याचिकाकर्ता का मामला संदेह पर आधारित है, ना किसी ठोस प्रमाण पत्र पर। अब जब पूरे मामले को देखा तो वहां पर जो सत्र न्यायालय का आदेश था उसको बरकरार रखा और यहाँ पर याचिका खारिज कर दी गई और कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में कोई भी ऐसा अनियमितता हमें नहीं दिख रही है जहां पर कानून की कोई त्रुटि हुई है। फिलहाल ये जो मामला था ये गुलाम हुसैन बनाम राजस्थान राज्य और अन्य का था। आप इसकी कॉपी मुझसे ले कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद। और इसी तरीके से मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।